दूसरा तरीका IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और इसको कहते हैं IRR। जब वैसे ही बोलने में अगर ऐसे कहा जाए कि इस इन्वेस्टमेंट पे इतना रिटर्न है, रिटर्न, तो इसका मतलब है कि मैंने 100 लगाया और कुछ अर्से बाद मुझे 100 ही वापस मिल गया, तो मैं कहूंगा कि इस प्रोजेक्ट का रिटर्न 100 है, क्योंकि मुझे 100 रिटर्न हो गया। रिटर्न का वर्ड बोलने से क्या मुराद है? प्रॉफिट, एक्स्ट्रा, क्योंकि इन्वेस्टर को अपना पैसा वापस मिल जाना रिटर्न नहीं है। वैसे इंग्लिश का वर्ड रिटर्न जरूर है, लेकिन रिटर्न का मतलब है जो लगाया था उससे ज्यादा वापस है, तो वो जो ऊपर वाला ज्यादा है उसको रिटर्न कहते हैं। और जब भी इसको परसेंटेज में कहना हो ना, तो बाय डिफॉल्ट वो एक एनुअल परसेंटेज होती है। किसी भी इन्वेस्टर को अगर ये कहा जाए जी आपकी इस इन्वेस्टमेंट पे इतने % रिटर्न है, तो बाय डिफॉल्ट वो परसेंटेज पर ईयर है, पर ईयर। जैसे अगर बैंक कह रहा है जी आप हमारे पास पैसा लगाएं, हम आपको 8% देंगे, तो क्या मतलब 8% देंगे? एनुअली उस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट पे 8% एक्स्ट्रा देंगे, तो रिटर्न मतलब एक्स्ट्रा, और रेट की शक्ल होगी तो एनुअल परसेंटेज होगी। प्रोजेक्ट का IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इससे पहले मैं आपको ना NPV की समझाता हूं। NPV की साइंस समझाऊंगा, उससे IRR ड्राइव करके दूंगा, ठीक है? तो IRR से पहले मैं आपको NPV की साइंस समझा रहा हूं। NPV की साइंस समझाता हूं, उससे पहले एक मिसाल दे रहा हूं। अगर वो मिसाल समझ आई तो शायद मुझे कॉन्सेप्ट देने में हेल्प हो जाएगी, ना समझ आई तो इग्नोर कर देना, ठीक है? एक सादी सी मिसाल है, अगर समझ आएगी तो मेरी डिस्कशन में हेल्प हो जाएगी, नहीं समझ आएगी तो कोई मसला नहीं। सीढ़ियां हैं बहुत सारी, मैं उन सीढ़ियों पे कहीं खड़ा हूं, बहुत सारी सीढ़ियों में किसी एक जगह में खड़ा हुआ हूं। एक बॉक्स है, कोई बैग है, वो मुझसे कुछ सीढ़ियां ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है? मैं कुछ सीढ़ियों पे कहीं मौजूद हूं, सीढ़ियां हैं, तो ये मैं, या चलो मेरे हाथ ही टेढ़ा है, कोई बंदा खड़ा हुआ है और कोई बैग है जो यहां पड़ा हुआ है, ऊपर कोई बैग है। अगर इस बैग को 10 सीढ़ियां नीचे खींचा, 10 स्टेप्स नीचे खींचा, और अगर ये अब भी मुझसे ऊपर है, तो इसका मतलब है मुझ में और इस बैग में जो फासला था वो 10 स्टेप से ज्यादा था। दूसरा सिनेरियो, इस बैग को 10 स्टेप्स नीचे खींचा और ये मेरे कदमों में आ गया, तो इसका मतलब मुझ में और इस बैग में फासला 10 स्टेप्स ही था। तीसरा सिनेरियो, अगर इसको 10 स्टेप्स नीचे खींचा और ये मुझसे नीचे चला गया, तो इसका मतलब मुझ में उस बैग में फासला 10 स्टेप से कम था, तभी तो 10 खींचने से मुझसे भी नीचे चला गया। ये मिसाल समझ आई कि नहीं? अभी मैं आपको NPV की साइंस समझा रहा हूं, उससे मैं आपको फिर IRR समझाऊंगा। पहले NPV की साइंस समझा रहा हूं। एक प्रोजेक्ट है, सिंपल रखने के लिए मैं 1 साल का प्रोजेक्ट रख लेता हूं। उस पे शुरू में 100 लगेगा और साल बाद वो 110 देके खत्म हो जाएगा, यानी साल का प्रोजेक्ट है, 100 लगाएंगे, साल बाद 110 मिल जाएगा। अगर डिस्काउंट रेट 7% हो तो इस प्रोजेक्ट की NPV कितनी बनी? NPV, ये जो भी सीखा है, NPV पॉजिटिव नेगेटिव। अभी NPV निकालिए यार, 0 पे 100 आउटफ्लो, 1 पे 110 का इनफ्लो, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 100 ही होगी। इसकी प्रेजेंट वैल्यू 7% पे निकालें और NPV कर लें। नहीं सही नहीं है? 2.85। अब ठीक है, अच्छा ये सवाल खत्म। एक और सवाल, डिस्काउंट रेट 10% है। अब इस प्रोजेक्ट की NPV देखें, 0। तीसरा सवाल, डिस्काउंट रेट 15% है। अब इस प्रोजेक्ट की NPV देखें, -4.35 कर ले चले। प्रोजेक्ट में पैसा लगा, वो पैसा ग्रो होके हमें 110 मिला, यानी इस पैसे में ग्रोथ डल गई, इससे हमें रिटर्न, हवा भर गई इसके अंदर। तो हमें बजाहिर, डिस्काउंटिंग छोड़ें तो हमें बजाहिर 1 साल में कितना रिटर्न मिला? 10 मिलियन। 10 मिलियन 1 साल में हमने इस 100 लगा के 110 लिया, यानी 10 एक्स्ट्रा, 10 रिटर्न मिला। और अगर इसको परसेंटेज टर्म में देखें तो
10%। चूंकि मैंने सिंपल सा प्रोजेक्ट लिया ना, तो आप जबानी ही बता सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से कितना रिटर्न मिलेगा, 10%। पक्का पक्का मिलेगा, एक्सपेक्टेड है। अभी इस वक्त ये बातें नहीं की मैंने, मैं आपको सिर्फ इस प्रोजेक्ट की असली शक्ल दिखा रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट जो हमारी उम्मीद है 10% रिटर्न दे देगा। ये 10% वाली बात समझ आ रही? पक्की बात है। अच्छा, अब इस बात को भूल जाते हैं फिलहाल। अब मैं आपको ये बातें बताता हूं। अंदर की बात हमें पता है कि प्रोजेक्ट कितना कमा रहा है, 10%। जब हम इस प्रोजेक्ट से मिलने वाले कैश फ्लो को डिस्काउंट कर रहे हैं तो मतलब हम इसको नीचे खींच रहे हैं। 7% से डिस्काउंट करने का मतलब है हम 7 सीढ़ियां नीचे खींच रहे हैं। अगर पॉजिटिव एनपीवी है, यानी डिस्काउंट खींचने के भी ये हमसे ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ये हमसे 7 सीढ़ियों से ज्यादा ऊपर था। ये मिसाल समझ आई थी कि नहीं? अगर मैं इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाऊं आज, ये वो बैग है जिसको मैं नीचे खींच रहा था। एनपीवी निकालने के लिए इसकी डिस्काउंटिंग कर रहे हैं ना, यानी फ्यूचर फिगर को नीचे खींच रहे हैं। 7% डिस्काउंट रेट का मतलब है मैं इसको 7 सीढ़ियां नीचे खींच रहा हूं। अगर आंसर स्टिल पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा उससे 7 सीढ़ियों से ज्यादा है। कितना है पता नहीं, ज्यादा है। अगर मैं 10% पे डिस्काउंट कर रहा हूं, यानी मैं इसको 10 सीढ़ियां नीचे खींच रहा हूं, और 0 का मतलब है मेरे कदमों में आ गया ये, तो इसका मतलब मेरा और उसका गैप 10 सीढ़ियां था, नहीं 10 सीढ़ियां था। अगर मैं 15 सीढ़ियां खींच रहा हूं और वो नेगेटिव में चला गया, मुझसे नीचे चला गया, इसका मतलब मेरा उसका गैप 15 से कम था। एनपीवी टेक्निक क्या बता रही है? एनपीवी टेक्निक ये बता रही है कि आप इस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को नीचे खींचें। कितना? जितना आप खींचना चाहते हैं, जितना आप डिस्काउंट करना चाहते हैं। अब ये डिस्काउंट के लिए रेट ऑफ रिटर्न क्या रखना है, इस बात को यहां ब्रेक लगा के एक और मिसाल सुनिए, फिर मैं जोड़ूंगा इससे। आपने आर्टिकल खत्म कर लिए, चलो क्वालिफाई कर लिया, अब आप ढूंढ रहे हैं नौकरी, और इतने जबरदस्त हैं आपकी डिमांड ही डिमांड है, आपको मल्टीपल जगहों से ऑफर हो रही है। तो आपने इसी एक जगह को कंसिडर करते हुए ऑफर एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी है, सैलरी की बेस पे सोचना है। तो आपको ऑफर हुई, अब आप कैसे फैसला करेंगे कि ये सैलरी पे हाँ बोल दूं कि नहीं? है? कैसे फैसला करेंगे? है? सैलरी जितनी ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो? चले मैं मिसाल थोड़ी सी बदलता हूं, शायद मैं अच्छी मिसाल नहीं दे सका। आपने एक जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, और जैसे मुझे एक दफा शुरू की बात है, ये शुरू करके जब नौकरी ढूंढा था, तो एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, और वो ना प्लांट की जॉब थी, यानी मुझे वो प्लांट बेस्ड जॉब थी, दूसरे शहर में जाना था। तो मैंने उनकी जो सैलरी सुनी तो मैंने उसमें इनकार कर दिया, मैंने कहा नहीं सॉरी। तो कैसे हुआ ये फैसला? है एक्सपेक्टेशन, मैंने अपना कोई मिनिमम क्राइटेरिया रखा होगा, इतना रिक्वायर्ड है मुझे, उतनी मिलेगी या उससे ज्यादा मिलेगी तो ठीक है, अगर उससे कम मिलेगी तो ठीक नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम इन्वेस्टर हैं, हम प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने लगे, तो इन्वेस्टर को क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। कितना रिटर्न चाहिए? उसको कम से कम अपनी कोई तो ख्वाहिश रखनी पड़ेगी, उसको कहेंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जो उसकी ख्वाहिश है कि वो इतना कमाना चाहता है, इतना कमा रहा है तो ठीक है, इससे कम कमाने की उम्मीद है तो प्रोजेक्ट छोड़ देगा। एनपीवी टेक्निक ये कह रही है कि आप प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करें, नीचे खींचें। किस रेट पे? जितना आप कमाना चाहते हैं। इस काली वाली मिसाल में हम कितना कमाना चाहते थे? 7%। जब इस प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग की, एनपीवी पॉजिटिव आई, तो ये हमें क्या इशारा दे रहा है कि ये प्रोजेक्ट जितना हम कमाना चाहते हैं उससे ज्यादा कमा के दे रहा है। हमने 7 सीढ़ियां खींची, स्टिल हमसे ऊपर है, तो इसका मतलब है वो 7 से ज्यादा दूर था ना, यानी ये 7 से ज्यादा कमा के दे रहा है, तो अच्छा प्रोजेक्ट है। नीले वाले सवाल में क्या किया? डिस्काउंट रेट 10% था। क्यों 10% था? हमारा रिक्वायर्ड 10% था। एनपीवी 0 निकल आई। क्या शो कर रहा है कि जितना हम चाहते हैं ये प्रोजेक्ट उतना ही कमा के दे रहा है। लाल वाला सवाल, 15 से डिस्काउंट क्यों किया? हमारा रिक्वायर्ड 15 होगा। अच्छा, ये 3 अलग अलग सिनेरियो, ठीक है। हमारा रिक्वायर्ड 15 होगा, जब हमने अपने रिक्वायर्ड रिटर्न से इसकी एनपीवी निकाली और एनपीवी नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब है कि जितना हम चाहते हैं ये उससे कम कमा कर दे रहा है। तो एनपीवी टेक्निक ये है कि आप प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को नीचे खींचें। कितना? जितना खींचना चाहते हैं। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो जितना आप कमाना चाहते हैं प्रोजेक्ट उससे ज्यादा कमा के देगा। 0 आया, जितना कमाना चाहते हैं उतना कमा देगा। इसलिए मैंने एनपीवी के डिसीजन में बताया था कि 0 भी आ जाए तो चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि जितना चाहते हैं, उतना मिल रहा है ना। अगर आपने एक सैलरी, एक जगह इंटरव्यू दिया, आपने अपनी डिमांड रख दी कि जी मैं इतने पैसे लूंगा, उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा नहीं मैंने नहीं करनी। भाई जितनी डिमांड कर रहे हैं उतनी दे रहे हैं ना, तो जितनी डिमांड है उतना मिल रहा है, और पॉजिटिव का मतलब ज्यादा मिल रहा है तो अच्छा है। लेकिन अगर एनपीवी नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है हमें जितना चाहिए उससे कम मिल रहा है, इसलिए प्रोजेक्ट को छोड़ देंगे। तो एनपीवी टेक्निक क्या है? प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज की एनपीवी निकालें और उसके लिए डिस्काउंट रेट क्या रखें? जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। ये मैंने एनपीवी की अंग्रेजी लिखवाई थी।
कि आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट करें। तो एनपीवी पॉजिटिव आई मतलब हम जो चाहते हैं अच्छा है, जीरो हम जो चाहते हैं वैसा ही है, नेगेटिव आई हम जो चाहते हैं उससे कम कमा के देगा। ये एनपीवी टेक्निक है। अच्छा, कितना कमा के देगा? अगर वो कैलकुलेशन किसी तरह कैलकुलेट कर पाए, जो कि अभी आपने आम आंख से कैलकुलेट कर लिया कि 10 कमा के दे रहा है, इसको इस प्रोजेक्ट का आईआरआर कहते हैं। यानी इस प्रोजेक्ट से हमें जो कैश फ्लोस मिलते नजर आ रहे हैं, अगर उनके हिसाब से कैलकुलेशन करें कि कितने % कमा रहा है, तो वो जो आंसर निकलेगा वो आईआरआर है। तो आईआरआर होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। क्या आईआरआर होता क्या है? नहीं, अच्छा पहले मैं डिसीजन रूल बता दूं उसका। तो आईआरआर है कि हमें इस प्रोजेक्ट से जो कैश फ्लोस हमने प्रोजेक्ट किए हैं उनके हिसाब से ये प्रोजेक्ट कितने % रिटर्न कमा के दे रहा है, वो उस प्रोजेक्ट का आईआरआर है। इसमें आपने 10% ज़बानी इसलिए बता दिया क्योंकि एक ही साल था। अगर मल्टीपल ईयर्स होते तो फिर आम आंख से नहीं बता सकते, उसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो आईआरआर होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट, और डिसीजन रूल ये है, प्रोजेक्ट का आईआरआर कैलकुलेट कर लिया, चलो 14% आईआरआर आ गया, तो अब क्या करें? डिसीजन क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जितना है तो ठीक है, ज्यादा है तो भी अच्छा है, कम है तो रहने दें। तो इसका डिसीजन रूल ये है कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लें अगर इसका आईआरआर ज्यादा है या चलो बराबर है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हाँ जी, इतना लिखा। अच्छा, अगर प्रॉपर एक्सेल होता ना तो फिर आपसे एग्जामिनर यकीनन आईआरआर का सवाल ना पूछता, क्योंकि उसमें आईआरआर का एक फंक्शन होता है। लेकिन चूंकि प्रॉपर एक्सेल नहीं है तो आपसे आईआरआर कैलकुलेट करना बिल्कुल पूछ सकता है, और उसके लिए एक बुजुर्गों का बनाया हुआ फार्मूला है। और ये जो मैंने इतनी सारी एबीसीडी लिखी है, यहां पर अज्यूम एनी 2 डिस्काउंट रेट्स, कोई से 2 डिस्काउंट रेट्स, फॉर एग्जांपल 8% और 15%। ये माइनस ही है। अब आपकी मैथमेटिकल सेंस चाहिए कि अगर ये एनपीवी पॉजिटिव निकली हुई है तो फिर तो ये माइनस ही है, अगर ये नेगेटिव निकली हुई है तो वो उस माइनस को प्लस बदल देता है। फार्मूले में माइनस ही है, फार्मूला यही है। तो ये एलआर है और ये एचआर, लोअर रेट और हायर रेट। 8% प्रोजेक्ट के सारे कैश फ्लो जैसे अब तक कर रहे थे, 8% पे एनपीवी निकालेंगे वो यहां लिखेंगे, यही फिगर यहां लिखेंगे। 15% पे उसी कैश फ्लोस की फिर एनपीवी निकालेंगे, वो यहां रखेंगे, और इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 15% माइनस 8%। कोई से 2 रेट अज्यूम कर लें, उनमें से जो कम है वो लोअर रेट है, जो ज्यादा है वो हाई रेट है। लेकिन ये बस कोशिश रखना कि ये 8% और वो 108% नहीं कर लेना, मतलब इतना बड़ा गैप नहीं डाल देना। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, दोनों पे नेगेटिव आ गए तो भी कोई मसला नहीं है। और ये भी नहीं करना कि एक 8% और एक 8.1%, ये भी नहीं करना, को 8-10% का गैप रखना है। तो आप बेशक इसको 10 और 20 स्टैंडर्ड ही बना लें।
अच्छा ये जो आप बताते हैं इसकी मतलब क्या थ्योरी तो देखें, एक थ्योरी है जो आपको सारा कुछ बताया, वो टू द पॉइंट लिखा हुआ, वो मेरी बुक में लिखा हुआ है। हाँ नहीं, ये जो मैं सीढ़ियाँ बता रहा था, नहीं सीढ़ियाँ नहीं मैंने कहीं लिखी नहीं। Based on IRR, the decision should be, the project should be accepted. हम decision तो बता देंगे, थोड़ा सा explain करने होगा। एक्सप्लेन यही है ना कि IRR है जो हमें एक्सपेक्टेड है कि इस प्रोजेक्ट से हमें रिटर्न मिलेगा, एक्सपेक्टेशन है। IRR वही जिस रेट पे हमें मिलेगा। ये जो अभी चले पीछे जो सवाल किए उनमें से खोलें कोई सवाल, ये आखिरी वाला ही खोल लें जिसमें वो यूनिट्स थे। ये सारे कैश फ्लोज पक्के पक्के होने ही होने, 5 मिलियन यूनिट्स बिकने ही बिकने। IRR ये जो भी कैश फ्लोज लिखे हैं पिछले सवाल में, ये सारे पक्के पक्के 4 साल इस प्रोजेक्ट में चलना ही चलना है, 20 रुपए होना ही होना है, एक्सपेक्टेशन है ना। इन कैश फ्लोज पे ये फार्मूला लगाएं, आंसर आ गया लेट्स से 12%, वो इस प्रोजेक्ट का IRR है, यानी इस प्रोजेक्ट से हमें उम्मीद है कि पर ईयर 12% रिटर्न मिलेगा, तो वो इस प्रोजेक्ट का IRR है। अगर हमें रिक्वायर्ड से ज्यादा लग रहा है तो अच्छी बात है, अगर रिक्वायर्ड से कम है तो फिर अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। तो यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। बाकी वो सीढ़ियों से उतारना और वो सारा कुछ बताना वो तो समझाया है मैंने। देखिए एक ईयर के होंगे नहीं ना, मतलब ये तो मैं आपको सिर्फ इसलिए एक ईयर का लिखा था कि वो आप आम आंख से भी कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने एक ईयर रखा था कि आपको यहाँ मैं कैलकुलेशन बता रहा था कि 10% है। अगर हमें उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट हमें इससे ज्यादा कमा के देगा तो अच्छा प्रोजेक्ट है। चले सवाल लिखे। हाँ जी, रिक्वायर्ड रेट क्या पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, अगले चैप्टर में बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ ये कहा था कि इस चैप्टर की हद तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम रिक्वायर्ड रिटर्न कह देंगे। क्यों कहेंगे वो अगले चैप्टर में, यानी एनपीवी में डिस्काउंट रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस्तेमाल होना है, नहीं रूल है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इस्तेमाल होना ये रूल है। तो क्या हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही रिक्वायर्ड रिटर्न मान लेंगे? हाँ, क्यों? अगला चैप्टर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है? अगला चैप्टर। चलें इसका सवाल करते हैं। वो जो भी पहले सवाल बनाए थे उनका ना IRR बहुत हैवी निकल आना है, तो मैं आप परेशान हो जाएंगे, तो मैं इसके लिए अलग सवाल बताता हूँ। चलिए सवाल लिखें। प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 75 मिलियन, सेल्स ईयर 1 में 38 मिलियन, ईयर 2 में 40 मिलियन, 42 मिलियन ईयर 3 में, 45 मिलियन ईयर 4 में। 38, 40, 42 और 45। वेरिएबल कॉस्ट 30% ऑफ सेल्स, फिक्स कॉस्ट 3 मिलियन पर ईयर। अच्छा अब देखिए, मैं आपको एक प्रोजेक्ट का डाटा बता रहा हूं और मैंने फिक्स कॉस्ट के साथ ना वर्ड एलोकेटेड बोला है ना इंक्रीमेंटल बोला है, बस आपको प्रोजेक्ट का डाटा बता रहा हूं। तो ये फिक्स कॉस्ट जो बताई है ये रेलिवेंट होगी कि नहीं है? रेलिवेंट। जब आपको डाटा ही प्रोजेक्ट का बता रहा हूं तो इसी का रेलिवेंट होगा। क्या बताइए? फिक्स कॉस्ट 3 मिलियन पर ईयर, ठीक है। और बस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। पहले तो निकाल दें आप एनपीवी, फिर IRR निकालता हूं मैं।
रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एनपीवी कर दें कैलकुलेट। आईआरआर मैं करता हूँ बात, एनपीवी निकाल दें पहले। जी जीरो 1 2 3 4 सेल्स 38 40 वेरिएबल कॉस्ट इसका 30%, 11.4 12 12.6 13.5 फिक्स कॉस्ट 3 प्लांट के ऊपर खर्चा 75 रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या बताया मैंने 1 पॉइंट 6.4 पॉजिटिव। यहां तक कोई एतराज? अच्छा, अब चूंकि मैंने इसमें खुद एनपीवी रिक्वायर की थी तो वो तो रिक्वायर्ड रिटर्न पे ही डिस्काउंट करनी थी। अब इसी सवाल की एक और रिक्वायरमेंट है आईआरआर, तो एक एनपीवी निकाल चुके, कोई सा एक रेट और ले लेते हैं, चलो 20% ले लेते हैं। अब इसकी प्रेजेंटेशन ये है कि आप ना सारा सवाल दोबारा सॉल्व करने की बजाय ये वाले दोबारा लिख लें।
और अब डिस्काउंट फैक्टर एक रेट चले हमने 20% ले लिया। 69.5 48 क्या जी 482 15 पॉइंट और इनकी एनपीवी -8.95। IRR के फार्मूले में जब ये फिगर्स पुट करेंगे तो 10% आ गया लो रेट, प्लस इस पे एनपीवी 6.4 डिवाइडेड बाई यही 6.4 माइनस 8.95 प्लस 8.95, 20% माइनस 10%, 14.18%। अच्छा, इससे ना कुछ लोगों को ये उम्मीद लग जाती है कि हमने जो दो रेट्स लिए हैं ये फार्मूला उनके कहीं दरमियान में आंसर निकाल के देगा, या कुछ लोगों को ये ईमान बन जाता है कि एक एनपीवी पॉजिटिव और एक नेगेटिव होनी जरूरी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चले तजुर्बे कराता हूं, यहां तक नोट कर ले, फिर तजुर्बे कराता हूं। और यहां तक नोटेड। अच्छा, अब सिर्फ नॉलेज के लिए आपको और वैरायटियां दिखाता हूं। एक 10% है ना, एक अब 20 की बजाय 7% ले लें। 7% पे दिखाएं एनपीवी कितनी, 20 की जगह 7% ले लें और फिर देखें एनपीवी कितनी है। 12.18 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बाकी भी चेक कर लें। जी 1.12.18 ठीक है। अच्छा, अब ये IRR का फॉर्मूला दोबारा लगाता हूं। लो रेट कितना है, 7 और 10 यूज कर रहा हूं, 7 प्लस 7% पे एनपीवी डिवाइडेड बाय माइनस हायर रेट कौन सा लिया, 10 पे एनपीवी 10 माइनस 7 13.3%। तो 7 और 10 के दरमियान आंसर आ गया? नहीं। और क्या लाजमी एक एनपीवी नेगेटिव थी? नहीं, दोनों ही पॉजिटिव थी। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि एक एनपीवी पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, और ऐसा भी नहीं है कि जो दो रेट्स लिए होंगे उनके दरमियान में कहीं आंसर आएगा, नहीं। जी बताएं जी, इससे रिलेटेड और कोई कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन? अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो 14.18 पे एनपीवी 0 नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि असल IRR का 14.18 नहीं है। इसका जो असल IRR है ना, इसका असल IRR है 13.768%।
असल ये है 13.76802 चल रहा है आगे, वो इसका असल IRR है, तो उस पे एनपीवी 0 आएगी। तो फिर ये क्या ड्रामा हो रहा है सामने? ये इस फार्मूले का आंसर है, और ये फार्मूला बुजुर्गों ने बनाया है उन लोगों के लिए जिनके पास एक्सेल नहीं है, और आपके पास क्योंकि एक्सेल नहीं होगा तो ये आपके लिए फार्मूला है। वरना असल में क्या होगा? असल में ये होगा कि एक्सेल लगाएगा तुक्के, वो तो कंप्यूटर प्रोग्राम है ना, तो वैसे तुक्के लगा लेगा। वो तुक्के ये लगाएगा कि अभी जो मैंने एनपीवी की साइंस समझाई थी, अगर वो नोट की थी, तो डिस्काउंट रेट 10% रखने पे एनपीवी कितनी आ रही थी? 0 आ रही थी। और उससे पहले सीढ़ियों वाली कहानी ये समझाई थी कि अगर हमने उस बैग को 10 सीढ़ियां नीचे खींचा और बिल्कुल मेरे कदमों में आ गया, तो इसका मतलब है कि फासला 10 सीढ़ियां ही था। तो अगर किसी रेट पे एनपीवी निकालें और वो 0 आ जाए, तो इसका मतलब है वो प्रोजेक्ट उतना ही कमा रहा है जितने से हमने डिस्काउंट किया है। इसी को इन अदर वर्ड्स, अगर प्रोजेक्ट की एनपीवी इत्तेफाक से उसी रेट पे निकाल ली जाए जो उसका अपना IRR है, तो एनपीवी 0 ही आएगी। इस रूल पे बना हुआ यह फार्मूला। और एक्सेल कर ये रहा है कि वो मुख्तलिफ रेट्स अज्यूम कर रहा है और तुक्के लगा लगा के देख रहा है, और चूंकि कंप्यूटर है तो ये काम जल्दी जल्दी कर लेता है। उस 50 तुक्के लगाए होंगे, लेकिन पलक झपकते उसके तुक्के लग गए और उसने तुक्के से वो डिस्काउंट रेट ढूंढा तुक्के लगा लगा के जिसमें एनपीवी 0 आ गई। क्योंकि रूल यही है, न्यूमेरिकल रूल ये है कि अगर हमने किसी ऐसे रेट पे डिस्काउंट कर लिया जो उसका अपना IRR था, तो प्रोजेक्ट की एनपीवी 0 ही निकल आएगी। और ये मैंने साबित किया था उस मिसाल से। तो इसी रूल पे बना हुआ है ये फार्मूला, और एक्सेल भी वही रूल लगा के IRR ढूंढ के दे रहा है। अच्छा, आपको तो सवाल में ये फार्मूला ही लगाने को आएगा, क्योंकि एक्सेल में आप फंक्शन तो लगा नहीं सकते। तो आपको अगर सवाल में IRR टेस्ट हुआ तो आपने तो पेपर में ऐसे ही करना है। सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जो बताने लगा, ना समझ आए तो जाने देना, ऊपर से जाए तो जाने देना। जो बात आप बताने लगा वो सिर्फ नॉलेज के लिए, ऊपर से जाए तो जाने देना। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं असल में नॉलेज के लिए कि 7 और 10 से भी IRR के आसपास क्यों आ गया, और पॉजिटिव नेगेटिव होना जरूरी क्यों नहीं है। सिर्फ नॉलेज के लिए इसकी वजह बताना चाह रहा हूं। बताऊं या रहने दो? ऊपर से जाए तो जाने देना है। अगर किसी भी प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज, चाहे यही जो मैंने सामने मिसाल ली थी, इसी की बात कर लें, ग्राफ थोड़ा बहुत समझ आता है। यही जो अभी इस वक्त सवाल किया है, जब इसके डिस्काउंट रेट रखा 10%, तो एनपीवी आई 6 समथिंग। 10% से बढ़ाया डिस्काउंट रेट, तो एनपीवी 6.4 से कम हो गई। और डिस्काउंट रेट जब 10 से कम किया तो एनपीवी 6.4 से ज्यादा हो गई। यानी ये सिंपल मैथ है कि अगर आप डिस्काउंट रेट बड़ा रखेंगे तो एनपीवी कम आएगी। अगर इसी प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज की मुख्तलिफ डिस्काउंट रेट पे तजुर्बे कर करके एनपीवी निकालें और उन सारे तजुर्बों का ग्राफ ड्रॉ करें, तो वो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। और बाय रूल अगर डिस्काउंट रेट वही रख लिया जो उस प्रोजेक्ट का अपना IRR, तो एनपीवी कितनी आ जाएगी? 0। तो इस ग्राफ के मुताबिक ये जो डिस्काउंट रेट है ना, वो IRR है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने डिस्काउंट रेट रखे हुए हैं, और मिसाल के तौर पे 10%, 20%, 30%, 40%। तो अगर 1%, 2%, 3%, 4%, 5% सारी वैरायटियां रख रख के एनपीवी निकालें और उन सबको एक्स एक्सिस पे रखें और एनपीवी वाई एक्सिस पे रख के ग्राफ बनाएं, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। वो डिस्काउंट रेट, उतना डिस्काउंट रेट IRR ही होगा जितने पे एनपीवी 0 आ रही होगी। तो ये ग्राफ यहां कट कर रहा है, इसका मतलब एनपीवी 0 है। ये इस प्रोजेक्ट का असली IRR है। ये फार्मूला क्या कर रहा है? ये फार्मूला कर ये रहा है, अच्छा अगर आपको ग्राफ नहीं तरह समझ आते ना, तो बेसिक आप इसको एक्सेल की शीट समझ लें। कॉलम A B C D और रोज 1 2 3 4। एक्सेल पे तो काम किया है कि नहीं? ये सेल है, ये सेल है, इस सेल की लोकेशन क्या है? ये रो है और ये कॉलम है, तो इसकी लोकेशन है ना। तो इसी तरह से ग्राफ के ऊपर ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट का एड्रेस क्या है? वाई एक्सिस पे इतना है, एक्स एक्सिस पे इतना है। इस पॉइंट की लोकेशन क्या है? वाई एक्सिस पे इतना है, ठीक है। जिस तरह एड्रेस होता है किसी का, तो इस पॉइंट की ग्राफ में लोकेशन ये है। जैसे एक्सेल में सेल होता है, इसका एड्रेस है इतने रुपए एनपीवी और इतने % डिस्काउंट रेट। ये फार्मूला कर क्या रहा है? हम ना कोई से 2 रेट्स पे एनपीवी निकाल रहे हैं,
तो हमने एक बार लिया 8% और उस पर जो एनपीवी आई वो आई लेट से 9 मिलियन, तो 8% पे 9 मिलियन ये पॉइंट आ गया। फिर हमने एक बार लिया 15%, उस 15% के ऊपर एनपीवी निकाली तो उसका आंसर आ गया लेट से -2 मिलियन। ये 2 पॉइंट्स हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किए। ये ऊपर से जाए तो जाने देना। ये फार्मूला क्या कर रहा है? ये फार्मूला ये कर रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाता है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर पता हो तो उस पे कोई और पॉइंट की लोकेशन ढूंढी जा सकती है। तो ये फार्मूला हमें इस पॉइंट की लोकेशन ढूंढ के दे रहा है और कह रहा है कि ये IRR है। क्यों वो इसको IRR कह रहा है? वो ये पॉइंट क्यों ढूंढ के दे रहा है फार्मूला में? क्योंकि उस पे एनपीवी 0 आ रही। इस मिसाल में हमने एक ये रेट रखा, एक ये रेट रखा, तो इस नीली वाली लाइन ने हमें ये पॉइंट ढूंढ के कहा ये IRR है। लेकिन अगर हमने एक रेट रखा ये, तो उस पे आंसर ये आया। एक रेट रखा ये, उस पे आंसर ये आया। अब ये दोनों ही छोटे रेट्स हैं, दोनों पे एनपीवी पॉजिटिव है नेगेटिव है। इस फार्मूले ने क्या किया? इस फार्मूले ने इन दोनों को मिलाया और इसको कहा ये IRR है। अगर हमने एक ये रेट लिया और एक ये रेट लिया, दोनों पे एनपीवी नेगेटिव है, लेकिन जब ये दोनों हमने उस फार्मूले में पुट किए तो उस फार्मूले ने क्या किया? इन दोनों को मिला के स्ट्रेट लाइन बनाई और कहा ये IRR। तो अब ये चूंकि स्ट्रेट लाइन बना के हमें ये पॉइंट ढूंढ के दे रहा है, तो इसलिए हर बार आंसर थोड़ा थोड़ा बदल जाता है और वो होता असली वाले के आसपास ही है। हम जितने असली वाले से दूर दूर वाले रेट लेंगे, अंदाजा उतना ही ज्यादा दूर आएगा, लेकिन आपका ये स्टेप ठीक माना जाएगा और एग्जामिनर आपके स्टेप की मार्किंग देगा। तो इसलिए कोई से 2 रेट यूज कर लें, उन पे जो आंसर आए वो इस फार्मूले में लिख लें, वो असल के आसपास ही कहीं होगा। तो जिसका ये आंसर निकला ये भी सही है, ये निकला ये भी सही है, जबकि इस सवाल का असल IRR 13.8 समथिंग है, लेकिन इसका आंसर ये आ रहा है, इसका आंसर ये आ रहा है, दोनों ही सही है। जितने जो रेट बनेगा तो ग्राहकों से दूर से जाते हैं बनेगा, उसमें बिल्कुल सही है। जितने लीड रहेंगे ऐसे ही। अब जैसे अगर कोई 2 रेट्स ले, एक ले ले, चलो नीला ही ले लेता हूं, एक ले ले वो 10% और उस पे वो आंसर निकलेगा ये, एक ले ले वो 30%, उस पे आंसर निकलेगा ये। अब गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो जो इनका फार्मूला बनेगा वो असली वाले से ज्यादा दूर हो जाएगा। तो इसलिए जितना बड़ा गैप रखेंगे IRR से उतना ही दूर आंसर निकलेगा, लेकिन होगा वो भी ठीक, गलत नहीं होगा। सबसे जो बेस्ट टेक्निक है वो एनपीवी है ना। इस पे करते हैं बात अभी। IRR के ना 2 वेरिएंट्स और हैं, एक है EIRR और एक है MIRR। MIRR चूंकि थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, तो ये मैं आपको ना कुछ क्लासेस बाद बताऊंगा, अभी ये थोड़ा हैवी हो जाएगा। EIRR बस जबानी ही बता रहा हूं, 2 लाइनें मैंने इसकी शान में किताब में भी लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको जबानी बता रहा हूं। अगर तो इन्वेस्टमेंट करने वाला एक बिजनेस है तो वो तो IRR निकाल रहा होगा, लेकिन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी डिसीजन मेकिंग हो सकती है। यानी अगर गवर्नमेंट ने सोच रहे हैं कि ऑरेंज लाइन डालनी है कि नहीं डालनी, और सियासी फैसला ना हो, फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे फैसला हो, तो वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है ना। तो उससे क्या रिटर्न मिलेगा गवर्नमेंट लेवल पे? गवर्नमेंट लेवल पे सोचें तो क्या फायदा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट है एक तो उस प्रोजेक्ट से अपना जो कैश जनरेट होगा, टिकट वो है, और गवर्नमेंट ने फायदा क्या सोचना है? फ्यूल। अब वो फ्यूल गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा, लेकिन ओवरऑल फ्यूल बच रहा है, तो वो भी अपनी इवैल्यूएशन के अंदर लेंगे। तो अगर इन्वेस्टर गवर्नमेंट हो तो वो IRR निकालते हुए जो कैश फ्लोज लेगा वो डायरेक्ट कैश फ्लोज की बजाय कुछ इनडायरेक्ट चीजें भी ले रहा होगा। इनडायरेक्ट का मतलब है कुछ मुल्की सतह पे सोचेगा, चाहे से इतना फ्यूल बचेगा, इतने लोगों की नौकरियां लगेंगी, उन नौकरी मूल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होंगे, उनको भी अगर कैश फ्लोज में शामिल कर ले
और फिर आईआरआर निकाले तो उसको इकोनॉमिक आईआरआर कहते हैं। यानी ये सवाल करने वाली चीज नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ने फैसला करना है। बस बताने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट फैसला करते हुए उस प्रोजेक्ट के डायरेक्ट कैश फ्लोज तो लेगा ही लेगा, कुछ हवाई कैश फ्लोज भी लेगा, पूरे मुल्क को सोचते हुए कि फ्यूल बचेगा, वो भी एक इनफ्लो है, लोगों की तनख्वाहें लगेंगी। वो तो डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू लग सकती है कि नहीं लग सकती। अगर वैल्यू लग सकती है तो वो भी कंसिडर हो जाएगा। तो वो गवर्नमेंट जब आईआरआर निकालेगी ऐसे ही, लेकिन वो जो आईआरआर निकालेगी उसको ईआईआरआर कहते हैं। तो ये बस जबानी बात थी। एमआईआरआर कुछ क्लासेस बाद बताऊंगा। अच्छा, आपने पूछा क्या था जो मैंने कहा अभी बताता हूं। अभी क्या पूछा था? हाँ, बेहतर कौन सा है। जब मैं आपको एमआईआरआर पढ़ाऊंगा ना तो ये बात करूंगा कि एनपीवी और आईआरआर में से बेहतर कौन सा है। वो क्योंकि एमआईआरआर बना ही इसलिए है कि एनपीवी और आईआरआर में झगड़ा आ रहा था, तो उस झगड़े को छुड़ाने के लिए एमआईआरआर बनाए। तो जब एमआईआरआर समझाऊंगा तो बताऊंगा कि एनपीवी बेहतर है कि आईआरआर बेहतर है। अच्छा, एक ना जो लोग बुक पढ़ते हैं तो मैंने इसमें ना आईआरआर की एक दो शक्लें और लिखी हुई हैं कि अगर प्रोजेक्ट हर साल एनुअल कैश फ्लो कमा के दे रहा है, तो ये तब रेलिवेंट था जब आपको बुक ले जाना अलाउड था, क्योंकि इसमें ना फिर वो डिस्काउंट टेबल हेल्प करता था। तो अब जब बुक ले जाना ही अलाउड नहीं है तो इसलिए फिर वो डिस्कशन भी नहीं है, आईआरआर बस ऐसे ही निकलना है। तो जो लोग किताब पढ़ते हैं तो मैंने इसमें कुछ आईआरआर की शक्लें लिखी हुई है कि अगर एनवीटी की शक्ल में प्रोजेक्ट कमा के दे तो आईआरआर निकालने के लिए ये मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे आसान तरीका भी हो सकता है। तो वो आसान तरीका अब उतना रेलिवेंट नहीं रहा, क्योंकि अब आप बुक थोड़ी लेके जा रहे हैं, तो वो जब एनवीटी टेबल ही नहीं है तो फिर फायदा, तो इसलिए वो डिस्कशन इररिलेवेंट होगी। तो आईआरआर बस यही है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि ये जितना मैंने आज बताना था वो ये टेक्निक्स बतानी थी। अब मैंने इसमें ना ये तो हो गए एनपीवी और आईआरआर डीसीएफ टेक्निक्स के निकालना कैसे है। कल से मैं इनमें डालूंगा, इनमें मसले क्या क्या है, टैक्स है, इन्फ्लेशन है, वो सब चीजें डालूंगा मैं इसके अंदर। तो कल से फिर इंशाल्लाह वो चीजें डाल के मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज।